लो बेटा जी, ये आज का जो हमारा टॉपिक है, जो पेपर है, वो है अक्टूबर नवंबर 2022 पेपर 1। अब देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है वर्कआउट 80 डिवाइडेड बाय 0.02। सो अब हमने क्या करना है, हमने 80 को डिवाइड करना है 0.02 से। ठीक है बेटा। अब 80 को 0.02 से कैसे डिवाइड करें? देखो, अब जब हमने इसे डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर है जहां पे डेसिमल आ रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर है जहां पे डेसिमल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डेसिमल को रिमूव करेंगे और डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं ऊपर उतने जीरोस लगा देंगे। ठीक है। सो ऊपर आ रहा है फिर 8000, और 8000 को 2 से डिवाइड करें तो बच्चों कितना आ जाएगा, 4000। अगर डिनोमिनेटर से डेसिमल रिमूव कर रहे हो तो ऊपर जीरोस लगेंगे जितने भी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, और अगर न्यूमिनेटर से डेसिमल रिमूव कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में जीरोस लगेंगे जितने भी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। ठीक है। कह रहा है वैल्यूएट। अब देखिए बेटा, ये तो डायरेक्ट मुझे पता है, लेकिन फिर भी देखें, 10⁻³ होता है ना 1000, तो ये 3 इस क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर बच्चों क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पुट वन पेयर ऑफ ब्रैकेट इनटू दिस कैलकुलेशन टू मेक इट करेक्ट। अब आपने एक ब्रैकेट लगानी है इसको करेक्ट करने के लिए। बच्चों अगर मैं यहां पे ब्रैकेट लगा दूं, ये देखें जरा, सो 4 - 4 कितना होगा, 0। उस 0 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 0। देखो, 0 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा ना, और 0 + 4 कितना होगा, 4। तो ये आंसर आ गया। कह रहा है वर्क आउट द वैल्यू ऑफ दिस। हमें पता है अकॉर्डिंग टू बिड मैच रूल, बोर्ड मैच नहीं होता, मैंने आपको बताया था, ये बिड मैच होता है, ब्रैकेट, इंडिसेस, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है। वो ओ को ऑपरेशंस कह देते होते हैं यहां पे, लेकिन एक्चुअल में बिड मैच होता है। सो -6 बेटा, इसको सॉल्व करें जरा, 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4, तो ये कितना आ रहा है, -24। 6 4 = 24 हो गया। डन हो गया। अच्छा, अब बेटा 7.54 पावर है -4, ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁴ है बच्चों। अगर पावर नेगेटिव होती है तो हमें पता है कि डेसिमल को लेफ्ट साइड पे मूव करवाना होता है, और अगर पावर पॉजिटिव हो तो डेसिमल कहां जाता है, राइट साइड पे। कितने डिजिट्स लेके जाना पड़ेगा, 4 डिजिट्स। देखना जरा, मैं 4 डिजिट्स डेसिमल को लेफ्ट साइड पे लेके जा रहा हूं, 1 2 3 4, यहां पे आ जाएगा डेसिमल, और ये जो हमारे पास सेंटर में ये स्पेसेस हैं उनकी जगह पे मैं जीरोस लगा दूंगा। तो बेटा ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा 0.0000754, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है। कह रहा है सैम हैज 6 स्क्वायर टाइल्स लेबल्ड A B C D and E और F, ये आपके पास गिवन है। व्हेन सैम प्लेसेस टाइल E F side by side, the resulting rectangle has no line of symmetry and no rotational symmetry. Write down the two tiles that Sam should place side by side to make a rectangle that has one line of symmetry. बच्चों वन लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें किस किस की है, अगर आप नोट करें तो देखें, हमने साथ साथ प्लेस करना है, इनको साथ साथ प्लेस करना है। वैसे तो अगर आप नोट करो बेटा तो C और E इसका आंसर बनता है। ठीक है। वो कैसे, अगर मैं इनको साथ प्लेस करता हूं, आप लोग इसको साथ जो है ना यहां पर बना लें, इसको वो जो बॉक्स है, सर कल वाला तो नहीं क्या था। ये देखो बेटा, सो मैंने यहां पर ये ब्लॉक बना दिया। अब नोट करें तो हमारे पास
ये जो ब्लॉक है सी वाला, मैंने इसको उठा के डी के साथ बना दिया। अब इसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री है बेटा। अगर मैं यहाँ सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये देखें जरा, तो ये वाला बॉक्स, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये शेडेड कहाँ आ जाएगा? तो ये मिरर इमेज है ये सेंटर वाली लाइन, तो इसका मतलब ये वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, लो बच्चों, मैं अब ये जैसे मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया, तो आपने देखा ये सेंटर वाली लाइन जो मैंने वर्टिकल ब्लैक लाइन ड्रॉ की है, ये क्या है? ये लाइन ऑफ सिमेट्री है इसके लिए, ये मिरर लाइन है। अगर आप नोट करें तो मैंने आपको दिखाया कि ये जो लेफ्ट साइड वाला जो कॉर्नर है, ये शेडेड कॉर्नर, इस ये वैल्यू कहां पर आ जाएगी? इधर आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू कहां आ जाएगी? यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं, किसको? सी और डी को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री देंगे, सी एंड डी। ठीक है। अच्छा, अब रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर टू, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि आप उसको रोटेट करें तो वो दो दफा अपनी एक्चुअल पोजीशन में आने ही चाहिए। तो किस किस को रोटेट करने से वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में आएंगे? चेक करें, ए और ई को अगर मैं एक साथ ज्वाइन करता हूं, यहां पे मैं बना रहा हूं साइड पे, ये हमारे पास बन गया, और इसी के साथ ये बन गया। अच्छा जी, ए को बनाते हैं जी। ए क्या है हमारे पास? अगर ए देखें तो ये वाला कॉर्नर है, इसका शेड हुआ, और यहां से ये शेड का। और दूसरा ई क्या है? ये शेड है और ये शेड है। अच्छा जी, अब बेटा अगर आप रोटेट करें, देखिए मेरी बात सुने, अगर आप इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री, जब मैं रोटेट करूंगा ना, तो ये जो अगर ए बी और सी और डी कह रहा हूं, तो होगा ये कि ये ए और बी नीचे आ जाएंगे यहां पे, और ये सी और डी ऊपर चले जाएंगे। एग्जैक्ट यही शेप बनेगी। और फिर दोबारा 180, फर्दर 180 रोटेट करें, तो अगेन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो कितनी दफा ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है? 2 टाइम्स। इसका मतलब हाँ, 360 रोटेशन में वो 2 दफा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी है बच्चों? 2 है। सो पूरी 360 रोटेशन के दरमियान कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी शेप कितनी दफा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है, दैट इज रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है। सो इसका मतलब इसका आंसर क्या है हमारे पास? ए और ई। सो ए एंड ई। आगे चलते हैं बच्चों। द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन। ठीक है। अब बच्चों रेगुलर जो शेप्स होती है ना, रेगुलर शेप्स के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला वो होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, n-2 इंटू 180। ये सम ऑफ आप ट्राइंगल का लगा के देख लें, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3। 3-2 1, 1 इंटू 180, ट्राइंगल का सम 180 होता है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, 4-2 2, 2 इंटू 180 360, तो क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है ना सम। सो रेगुलर जितनी भी आपके पास, और ये इरेगुलर के लिए भी अप्लाई होता है, रेगुलर और इरेगुलर दोनों के लिए अप्लाई होता है। सो ये n-2 इंटू 180 है। वो कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन बच्चों कहते हैं 6 साइडेड फिगर्स को। इरेगुलर की तो सारी अलग अलग नहीं होती है। जी जी, लेकिन सम सेम, सम के लिए यही फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन, ऑक्टागोन कहते हैं बेटा 8 साइड्स वाली फिगर को। ठीक है। ईच एज ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। ऑक्टागोन में 8 साइड्स हैं, और वो सारी की सारी साइड्स सेम होती हैं। तो बच्चों अगर सेम साइड्स हैं, यहां पर एंगल्स की डिस्कशन नहीं कर रहा वो, यहां पर किसकी डिस्कशन कर रहा है? साइड्स की। एक साइड है 9 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ साइड्स हैं 8, तो इसका मतलब 72 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। ठीक है, क्योंकि रेगुलर शेप्स के अंदर सारी साइड सेम होती हैं। तो अगर एक 9 है तो सारी की सारी 9 होंगी। सो 8 इंटू 9 72 पेरीमीटर आ गया ऑक्टागोन का। उसने कहा पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागोन, पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागोन ये इक्वल था पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन का।
ठीक है, सो अगर हेक्सागोन का भी फिर पेरीमीटर 6 ये 72 ही होगा ना, क्योंकि ऑक्टागोन और हेक्सागोन का पेरीमीटर सेम है। तो अगर ऑक्टागोन का पेरीमीटर 72 है तो हेक्सागोन का पेरीमीटर भी कितना होगा, 72 होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखिए मेरे पास ये हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती है, मैंने ये लिखा है 6 साइड्स। तो अगर 6 साइड्स हैं तो मैं क्या करूंगा, ये टोटल पेरीमीटर को 6 से डिवाइड कर दूं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 12। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास लेंथ ऑफ वन एज या वन साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 12 सेंटीमीटर फॉर दिस केस। ये बात समझ आई है। अब देखें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस में क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बेटा क्या इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा लूं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर सेम करना होता है ना। सो एलसीएम इज 15, ये आ जाएगा बेटा 11 माइनस 10, तो ये 1/15 आंसर आ गया। ठीक है, 3/10। हमें पता है डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बच्चों चेंज करते हैं तो क्या होता है, रेसिप्रोकल। इस 6 के डिनोमिनेटर में 1 था तो ये 1/6 हो जाएगा। अब जब 1/6 करेंगे तो कितना आ रहा है आंसर, 3/60, क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 10 को 6 से करेंगे 60 आएगा। सो ये आ रहा है 1/20। 3 1 जा 3 और 3 20 जा 60 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, कह रहा है इन द डायग्राम AD AB एंड BC, AD ये वाली साइड की बात कर रहा है, AB ये वाली साइड की बात कर रहा है और BC ये वाली साइड की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है साइड्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन एंड DC इज द डायगोनल ऑफ पेंटागन। कह रहा है AB इज पैरेलल टू DC, ये AB है बच्चों, ये वाली साइड, ये DC के पैरेलल है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकाल के दिखाएं। बच्चों रेगुलर, अभी मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला लिखवाया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं रेगुलर। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, n-2 इंटू 180। बेटा ये पेंटागन है ना, कितनी साइड्स होंगी पेंटागन में, 5। सो 5 - 3 5 - 2 3, 3 को 180 से मल्टीप्लाई करें 540। इसका मतलब इंटीरियर एंगल्स का सम 540 है। अच्छा, अब अगर आपकी जो शेप है वो रेगुलर हो तो आप ये 540 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें तो ईच इंटीरियर एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। सो 540 को अगर मैं बच्चों 5 से डिवाइड करता हूं, सो एंगल ईच इंटीरियर एंगल कैलकुलेट इक्वल्स टू कितना बनता है, 108 डिग्री। तो बच्चों इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 108 डिग्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। फिर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सेकेंड रिक्वायरमेंट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। नोट करें, अगर मैं ये वाली लाइन एक्सटेंड कर लेता हूं और ये वाली लाइन भी एक्सटेंड कर लेता हूं, ये देखें ये दो पैरेलल लाइंस है ना, इन पैरेलल लाइंस को ये वाली लाइन कट कर रही है। सो ऑपोजिट साइड के जो एंगल्स होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। सो अगर ये बच्चों 108 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 108। क्या ये जो लाइन है मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल बनता है ये वाला, क्या बेटा ये 180 होता है। सो 180 में से आप किसको माइनस करोगे, 108 को, तो ये वाला y है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 72। 74। ठीक है, नहीं 72 बेटा, 180 - 108
डायरेक्ट से हो सकते हैं। नहीं 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 जी। बेटा ये देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज दिस, ये फॉर्मूला है। इससे मेरा सम निकला 540। साइड्स कितनी थी इसमें, पेंटागन में 5। तो आपका जो सम आता है रेगुलर पॉलीगॉन में, आप नंबर ऑफ साइड से अगर उसे डिवाइड करो तो ईच इंटीरियर एंगल आ जाता है। सो एक इंटीरियर एंगल कितना था, 108। तो क्या ये एक्स जो है वो इंटीरियर एंगल नहीं है इसका, तो वो 108 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बच्चों। कह रहा है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद साइड्स AB और BC सेम है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लो बेटा। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसने बता दिया कि टू साइड्स आर इक्वल। अब नोट करें, उसने एंगल्स की रेशो दे दी बच्चों। आपको मैंने बताया था कि जब भी इस तरह से 3 अल्फाबेट्स दिए हो तो एंगल जो है वो सेंटर वाले अल्फाबेट पे बनता है। सो एबीसी अगर वो कह रहा है तो एबीसी का मतलब है वो इस एंगल की बात कर रहा है, ये जो बी पे बन रहा है। और सेकंड क्या कह रहा है, बीएसी। बीएसी का मतलब है ये वाला एंगल। कह रहा है इन दोनों एंगल्स में रेशो है 2:5। सो 2:5 का मतलब है इसकी रेशो जो है वो 2 है और इसकी रेशो जो है वो 5 है। ऐसे ही है बच्चों। अब नोट करें, हमारे पास अगर ये रेशो 5 है और ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो सेम होगा ना। तो अगर एक की रेशो 5 है तो दूसरे एंगल की रेशो भी कितनी होगी, 5। ठीक है। सो अब देखो, वो कह रहा है एबीसी फाइंड करें। वो आपको ये वाला एंगल फाइंड करने का कह रहा है। रेशो यूज करने लगा हूं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180। तो बच्चों देखें, रेशो का फॉर्मूला लगाएं। बी एंगल चाहिए, एंगल चाहिए ABC। सो बी एंगल की रेशो 2 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो कितना है, 5, 5, 10 और 2, 12। सम ऑफ रेशो 12 है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट कितनी है बच्चों, 108। तो बताना जरा क्या आंसर आ रहा है, 30 आ रहा है। ये बेटा हमारा आंसर आ गया ABC का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू। हमने वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना बच्चों। नोट करें, 47.5 को वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखूंगा तो ये 50 होगा, क्योंकि देखो 5 एक सिग्निफिकेंट हो गया और 5 के बाद जो 0 आ रहा है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। और 36.1 को सिग्निफिकेंट में लिखूंगा 1 में तो ये 40 होगा। ठीक है। 64.9 इसको वन सिग्निफिकेंट में लिखें तो क्या होगा, 60 डिवाइडेड बाय वन सिग्निफिकेंट में कितना होगा, 20। तो 50 प्लस 40 बच्चों 90 आ रहा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 60 डिवाइडेड बाय 20 कितना आता है, 3। सो 90/3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। राइट 420 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 420 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है बेटा। सो 420 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 210 आ गया। ये बेटा 105 आ जाएगा। अब ये 2 के टेबल पे नहीं जा रहा, तो आप इसको 3 के टेबल में डिवाइड करें। 3 3 जा 9, 1 कैरी होके 15, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो बेटा ये बनेगा 2 स्क्वायर 3 5 7। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई हमारे पास। नहीं, आपने इसको हमेशा पावर्स के अंदर लिखना होता है। कई जगह पे तो वो मेंशन भी कर देगा कि आपको फिर भी पावर्स में लिखना होता है। नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगी ना, मार्क्स तो मिल जाएंगे, बट प्रेफरेबल यही है कि आप उसको पावर्स में लिखें। ये देखिए बेटा,
अब कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ 420 एंड 1512। बच्चों नोट करें 420 के फैक्टर आप ऊपर बना चुके हैं, 2 2 3 5 7। 420 के फैक्टर क्या है, 2 2 3 5 7। और 1 5 1 2 के फैक्टर जो है बेटा वो है 2 2 2 3 3 3 और 7। यही दिया है ना उसने, ये देखो। अब कॉमन देखें, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 2 3 7। क्या इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है? HCF में आप सिर्फ जो भी नंबर्स आ रहे हैं आप उनमें देखते हैं कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं। जितनी मैक्सिमम कॉमन पॉसिबल होती हैं वो आपने कॉमन ले लेनी है। LCM में पहले आप कॉमन ढूंढते हैं, फिर कॉमन को साइड पे रखते हैं, और जो विदाउट यानी जो कॉमन नहीं है वो वाली वैल्यूज भी उठाते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हाँ, सो यहां पर मेरा HCF कितना आ रहा है बच्चों, 2 2 3 7। तो ये बेटा 84 आ गया। अब देखें, कह रहा है अजरा हैज अ स्पिनर, द सेक्शन आर कलर्ड रेड ब्लू येलो और ग्रीन। द relative frequency of the spinner landed on red, blue or yellow is shown in the table. Find the relative frequency of the spinner landing on green. बच्चों relative frequency का मतलब है ये टोटल से डिवाइड किया हुआ है। अब नोट करो, प्रोबेबिलिटी में क्या होता था, टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, तो यहां भी तो वही हुआ है। तो इसका मतलब ये जो टेबल में नीचे वैल्यूज आ रही हैं इन सबका सम भी किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। तो इस ग्रीन को मैं x कंसिडर कर लूं, और अब इन सब का सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा ना। सो 0.15 0.3 0.2 प्लस x इक्वल्स टू बच्चों क्या आ गया, 1। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करें तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, लो बेटा जी ये हमारा x का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, मैंने यही बता रहा था अभी कि टोटल फ्रीक्वेंसी, अब जो एक इंडिविजुअल रेड की फ्रीक्वेंसी थी उसको डिवाइड किया टोटल से, तो रेड की फ्रीक्वेंसी मतलब रेड की फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल आउटकम। तो ये तो प्रोबेबिलिटी बन गई ना, और प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है, 1 के। उसने कितनी दफा स्पिनर स्पिन किया है, 150 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स वुड शी एक्सपेक्ट द स्पिनर टू लैंड ऑन ब्लू। सो बच्चे जितनी टाइम्स आपने स्पिनर स्पिन किया होगा उसको आप ब्लू की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करवा दो। ब्लू की प्रोबेबिलिटी है 0.3, 0.3 को आप 150 से मल्टीप्लाई कराएं कितना आता है बच्चों, 45 आ रहा है। गुड है। नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन 12 पे। रिप्रेजेंट्स द इनइक्वालिटी शोज, ये जो है ऑन द नंबर लाइन बिलो। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब इनइक्वालिटी से नंबर लाइन कैसे बनाते हैं बच्चों, सुन लें। आपके पास ये जो दो वैल्यूज आ रही होंगी, आपने इन दोनों वैल्यूज के ऊपर सर्कल्स बना देने हैं, यहां -2 पे, -4 पे भी और 2 पे भी। ठीक है, अब आपका जो आंसर है वो -4 से लेके 2 के दरमियान है ना, विद इन -4 to 2। सो आपने ये -4 और 2 को इस तरह से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना। फिर तीसरी चीज क्या चेक करनी है, यहां देखें ये -4 वाली जो इनइक्वालिटी है इसके साथ इक्वल आ रहा है, तो ये वाला सर्कल शेड हो जाएगा, और 2 वाली इनइक्वालिटी के साथ इक्वल नहीं है तो वो वाला सर्कल शेड नहीं कर। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है बच्चों। 5 राइट साइड पे माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके ऐड हो जाएगा। n माइनस हो रहा है, राइट साइड पे जाके ऐड होगा तो ये 3n हो गया। सो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जब डिवाइड होगा तो क्या आंसर आ रहा है,
n ग्रेटर देन 5। ठीक है जी। आपने ये किया होगा, अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं बेटा, आपने 2n को इधर ले आए होगे और 10 को राइट साइड पे ले गए होगे। ठीक है, ये देखें, तो ये -3n आ रहा है और ये -15 आ रहा है। अब जब ये -3 को राइट साइड पे ले जाके बेटा डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ठीक है, सो ये सेम आ रहा है, देखिए n ग्रेटर देन 5, वहां भी n ग्रेटर देन 5 है बेटा, ये देखो। आगे चलें। सोफी साइकिल्स 2600 मीटर्स इन 12 मिनट्स। वर्क आउट सोफीज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। सो पहले आप देखिए, आपका जो डिस्टेंस है बच्चों, वो डिस्टेंस दिया हुआ है 2600 मीटर्स, तो आपको इसको पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए बच्चों डिवाइड करते हैं 1000 से। ठीक है, सो ये कितना आ रहा है, 2.6 किलोमीटर। और इसी तरह से टाइम जो है मेरे पास वो कितना दिया हुआ है, 12 मिनट्स। अब आपने मिनट्स को आवर्स में लेके जाना है तो किससे डिवाइड कराना पड़ेगा, 60 से। कितना आ रहा है, 0.2 आवर्स। डन हो गया। आप देखें, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम 0.2। अच्छा बच्चों, बड़ा मुश्किल हो जाता है ये डिवाइड करना के फ्रैक्शंस में इस तरह से आ जाए तो नोट करें, ऊपर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और नीचे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि ऊपर भी डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है और नीचे भी, तो आप क्या करते हैं, आप डेसिमल को रिमूव कर देते हैं बच्चों। ऊपर और नीचे दोनों से डेसिमल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से दोनों से डेसिमल रिमूव हो जाएगा। तो 26/2 कितना है, 13 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड आ गई। ठीक है, अब आ जाए इसके ऊपर। हमारे पास द स्केल ड्राइंग शोज अ प्लॉट ऑफ लैंड PQRS और स्केल दे दिया 1 सेंटीमीटर टू 20 मीटर। और ये आपके सामने ड्राइंग है, कह रहा है अ पाथ क्रॉसेस द लैंड, द पाथ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम SP एंड SR। बेटा ये SP देखें जरा, SP ये वाली साइड है और SR ये वाली साइड है। हमने लोकस में डिस्कस किया था कि जब भी टू लाइंस के से इक्विडिस्टेंट अगर वो कुछ मांगता है तो इसका मतलब वो एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है। तो बच्चों हमें इस S एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, वो मैं आपको वैसे ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये देखें, हमारे पास अगर आपके पास एक लाइन ये आ रही है और एक ये लाइन है और हमें इस लाइन का बाइसेक्टर बनाना है, तो बच्चों आप कंपास लेंगे और कंपास को इस कॉर्नर पे रख देंगे और फिर थोड़ी सी कंपास खोलनी है आपने। ठीक है, और आपने इस तरह से आर्क बना देनी है। नहीं, वो हम करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या साइड बाइसेक्टर में। जी ये एंगल बाइसेक्टर है। तो बेटा ये आपने इस तरह से आर्क लगा देनी, यानी एंगल बना देना। अब आप आ जाएंगे कंपास को उठा के इस कॉर्नर पे, ठीक है, और दोबारा से आर्क लगाएंगे ऐसे, और फिर यही कंपास आ जाएगी इस कॉर्नर पे और यहां पर आपने फिर से आर्क लगानी, जो कि पहले वाली आर्क को किसी एक पॉइंट पे कट कर देगी। नोट करें, इसने पहले वाली आर्क को कट किया है। अब आपने स्केल लेना है और स्केल के थ्रू इसे ज्वाइन कर देना है। तो ये वो लाइन है बच्चों जो कि आपके पास दोनों साइड से क्या होगी, इक्वी डिस्टेंट होगी। ठीक है, तो वो दोनों साइड से क्या होगी, इक्वी डिस्टेंट। तो देखो बच्चों वापस आते हैं, ये देखें अब होगा क्या, आपने क्या किया, जैसे कंपास के थ्रू ये लाइन इस तरह से आपकी ये लाइन बन जाएगी बेटा।
ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे बनानी है। अब आगे देखें, पहले उसने कहा था लाइन बना दे, बना दी। कह रहा है प्रिया वॉक्स फ्रॉम पॉइंट पी टू द पाथ ऑन बेरिंग ऑफ 104। अब आपने क्या करना है, आपने प्रोटेक्टर पकड़ना है, प्रोटेक्टर को यहां रखना है, यहां पे, यहां पे, और यहां से 104 का एंगल बनाना है। ठीक है, वो 104 का जब आप एंगल बनाएंगे तो वो ऑलमोस्ट कोई इस तरह करके यहां लाइन बन रही होगी। ठीक है, तो ये जो बेरिंग है बेटा, ये वाला, ये कितना है, 104 का। ठीक है, आपने प्रोटेक्टर के थ्रू बनाना है। ड्रॉ लाइन टू रिप्रेजेंट प्रियाज वॉक, वो हमने कर दी। फिर कह रहा है फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस। अब आपने स्केल के थ्रू ये जो लाइन ड्रॉ हुई है फ्रॉम पी टिल दिस पॉइंट ए, आपने स्केल के थ्रू ये लाइन मेजर करनी है। सपोज ये लाइन आपकी आ जाती है 4 सेंटीमीटर। सपोज स्केल क्या था, 1 सेंटीमीटर इक्वल है 20 मीटर्स के। तो आप क्या करोगे बच्चों, आप लोग इस 4 को मल्टीप्लाई करवा दोगे 20 के साथ, सो 80 मीटर एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, स्केल के थ्रू लाइन मेजर करोगे, जितने सेंटीमीटर आ रही है उसे मल्टीप्लाई करवा दो किससे, 20 से। फिर कह रहे हैं अ कार पार्क्स इनटू द बिल्डिंग ऑन द प्लॉट ऑफ अ लैंड, ऑन द स्केल ड्राइंग द एरिया ऑफ द कार पार्क इज 2। बच्चों एरिया कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं आप इसको एक्चुअल एक्चुअल वैल्यूज में कन्वर्ट करो। बेटा ये बात जरा ध्यान से सुन लेना और समझ लेना, जब भी बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। वो वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 20 था ना, 1 सेंटीमीटर टू 20। क्या, वो मैंने एग्जांपल के थ्रू सिर्फ एक्सप्लेन किया। अच्छा, तो ये कितना आ रहा है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें, सॉरी ये किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारे पास आ रहा था 2, और 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके इक्वल है, 20। तो क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, क्या मुझे इसे 20 से मल्टीप्लाई कराना है, जी, तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, लो बच्चों, बिकॉज ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक दफा नहीं 2 दफा से 20 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सो अगेन एक 20 आएगा, तो ये बच्चों 800 मीटर बनता है। स्क्वायर है ना, देखो एक दफा सेंटीमीटर तो नहीं है ना, 2 दफा सेंटीमीटर है, तो दोनों सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दोनों सेंटीमीटर को 20 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, नहीं 20 से, क्योंकि कन्वर्जन रेट तो वो वाला है ना, मीटर टू सेंटीमीटर यहाँ जो हो रहा है। चलो बेटा, ये क्लास आज एंड, इसका जो बकाया रिमेनिंग पोर्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15, वो कह रहा है द डायग्राम शोज द पॉइंट ए बी सी, द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज ऑल्सो गिवन। बेटा ये पॉइंट्स आपके पास गिवन है, और लाइन ए बी की इक्वेशन भी गिवन है। ए बी लाइन कौन सी है हमारे पास, ये देखें, ये ए बी लाइन की है, इसकी इक्वेशन भी गिवन है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू कैलकुलेट करो बच्चों। अब पी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, बेटा ये देखें, जब भी किसी भी, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो आपने वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उठा के लाइन की इक्वेशन में पुट कर देना। सो अब देखें, ये जो पॉइंट था, ये लाई करता है ना इसके ऊपर, तो क्या करेंगे, अब वो पॉइंट उठा के इसमें पुट करें।
तो ये बेटा था 3y प्लस 4x इक्वल्स टू 18। तो x की जगह बच्चों p आ जाएगा और y की जगह पे क्या आएगा 0। सो y की जगह पे 0 और x की जगह पे क्या आएगा p इक्वल्स टू 18। सो 4p इक्वल्स टू 18। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 4.5। सो ये हमारे पास p का आंसर आ गया सबसे पहले। ठीक है जी। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, राइट डाउन द थ्री इनइक्वालिटीज दैट डिफाइन द रीजन इनसाइड द ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल एबीसी। ये जो ट्राइंगल आपके सामने एबीसी गिवन है बेटा, इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर ये जो रीजन है ये वाला सारा, इस रीजन को जो थ्री इनइक्वालिटीज डिफाइन करनी है वो इनइक्वालिटीज बतानी है। तो बच्चों ध्यान से देखो जरा, मैंने कहा था इनइक्वालिटीज का जब भी केस आ जाए तो सबसे पहले आपने अगर इनइक्वालिटीज की इक्वेशन ढूंढनी है तो आपको क्या करना है, वो वाली लाइंस ढूंढो जो या तो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, बिकॉज उनकी इक्वेशन बहुत आसान होती है। अब देखें जैसे ये वर्टिकल लाइन है, ये वाली, ये वर्टिकल लाइन है। अब इस वर्टिकल लाइन में शेडेड एरिया इस वर्टिकल लाइन से लेफ्ट साइड पे बेटा। सो ये वर्टिकल लाइन आपके सामने, यहां पर जो वैल्यू है एक्स की वो कितनी है बेटा, अभी पी फाइंड किया ना मैंने, 4.5। कितना है 4.5। इसका मतलब आप लिखोगे कि x जो है लेस देन 4.5 है। x क्या है, लेस देन 4.5। क्या ये डॉटेड लाइन थी या परमानेंट लाइन थी, डॉटेड है ना, तो क्या मैं नीचे इक्वल लगाऊंगा, नहीं लगाएंगे। इसी तरह से बेटा अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, ये देखें यहां पर y की वैल्यू कितनी है 6 है ना, तो हम लिखेंगे y, और जो शेडेड एरिया इस लाइन से नीचे है, सो y लेस देन 6। और इसमें भी बच्चों क्या होगा कि हमारे पास जो लाइन है वो डॉटेड लाइन है, तो यहां भी इक्वल नहीं लगाना। थर्ड लाइन बेटा कौन सी वाली लाइन है, नोट करें तो थर्ड लाइन ये है, ये वाली लाइन, और शेडेड एरिया इस लाइन से कहां पर है, अपवर्ड। सो अब क्या होगा, जो लाइन की इक्वेशन है वो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, वो है बेटा 3y प्लस 4x और 18। तो आप सेंटर में बेटा क्या लगाओगे, ग्रेटर देन। जब शेडेड एरिया लाइन से ऊपर की तरफ हो तो ग्रेटर देन होता है, और अगर लाइन से नीचे होगा तो फिर क्या होगा, लेस देन होगा। एंड बिकॉज ये परमानेंट लाइन थी तो मैंने नीचे इक्वल का साइन भी लगा दिया। सो ये वो थ्री इनइक्वालिटीज हैं जो हमें कैलकुलेट करनी थी बेटा जी। लास्ट वाला ये ग्रेटर देन का साइन है बेटा। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है P is the point 2 minus 2 1 and Q is the point 6 13, M is the midpoint of PQ, find the coordinates of M। बच्चों हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद है, मिड पॉइंट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, सो मिड पॉइंट इक्वल्स टू x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो बेटा x1 की वैल्यू कितनी है जरा देखो, -2 प्लस x2 की वैल्यू 6। सो x1 की वैल्यू क्या थी, -2, और x2 6 था बेटा, और y1 क्या था 1 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। सो क्या आंसर आ रहा है 4 ओवर 2 2 और 14 ओवर 2 7। तो बेटा मिड पॉइंट की वैल्यू आ गई 2 and 7। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू। अब इसी का ग्रेडियंट निकालना है। सो बेटा पी कितना था, पी पॉइंट है हमारे पास -2 1, और क्यू पॉइंट क्या है 6 and 30। ठीक है, अब लो बेटा ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 कितना बेटा 13 माइनस y1 इज 1, 6 है, और सेंटर में माइनस आना था बट ये 2 के साथ भी माइनस है तो बेटा ये प्लस हो जाएंगे। सो कितना आ रहा है ये 12 ओवर 8।
सो 3/4। सो ग्रेडियंट आ गया बेटा हमारे पास 3/4। ठीक है, सॉरी 3/2, सॉरी 3/2, ठीक है 3/2। राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। बच्चों जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो उनके ग्रेडियंट का जो प्रोडक्ट होता है या तो वो -1 के इक्वल होता है, या फिर हम क्या करते हैं, हम एक लाइन की अगर ग्रेडियंट एक लाइन का गिवन है तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो सेकंड लाइन का ग्रेडियंट आ जाएगा। तो अब देखो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन अगर आपने लेना है, परपेंडिकुलर लाइन, तो वो आपका जो प्रीवियस ग्रेडियंट है जो कि कितना था 3/2 था, आप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें। पहले इसको रेसिप्रोकल करें तो 2/3 हो जाएगा, एंड नेगेटिव रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे बच्चों माइनस का साइन भी आ जाना है। ठीक है, ये हमेशा ऐसे हो। जी हमेशा ऐसी होगा। क्वेश्चन 17 में कह रहा है कि सिंप्लीफाई करें जी, -2/3। यहाँ कह रहा है बेटा सिंप्लीफाई करें। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इंडसिस के रूल्स होते हैं कि जब डबल पावर आती है बच्चों तो पावर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर t⁻² इक्वल्स टू 9 है बेटा। न्यूमरेटर में अगर पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, पावर पॉजिटिव हो जाती है ना। सो मैंने 1/t² कर दिया पॉजिटिव में। अब इन दोनों की पोजीशंस को चेंज कर दूं, 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और t² राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो t का आंसर बेटा कितना आ गया, 1/9। जी डन। किसी भी नंबर की बेटा पावर अगर 0 आ जाए तो किसके इक्वल होता है, और स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, पावर 1/2। ये 1/2 आ गई, और यहाँ पे देखें 5 टू द पावर ऑफ 0 कितना हो गया, 1, और 5 पावर k आ गया। सो ये आ जाएगा 5 पावर 1/2 और 5 टू द पावर ऑफ k। हमें ये पता है कि अगर बेसिस सेम हो दोनों नंबर्स की तो बेटा उनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं। सो 1/2 किसके इक्वल हो गया, k के। तो लो बच्चों ये हमारा k का आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ y+1। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ y+1। बेटा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए सिंबल कौन सा यूज करते हैं हम लोग, वो तो ये सिंबल आएगा, और y+1 है तो ये y+1। बेटा अगर ये इनवर्सली होता तो फिर मैं इसको 1/y+1 लिखता ना। वी नो के प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो उसकी जगह इक्वल आता है और k आता है, ऐसे ही है ना। और बाकी एक्सप्रेशन जो है वो बच्चों एज इट इज आ जाएगा, ये रहा जी y+1। हाँ स्क्वायर ऑफ y, ठीक है तो स्क्वायर आ जाएगा, गुड। अच्छा बच्चों ये देखें, तो x इक्वल्स टू k इंटू y+1। पहले आपको वो दोनों वैल्यूज हमेशा दिया करेगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो बेटा पहली वैल्यू देखें, x कितना है 45 इक्वल्स टू k टाइम्स y कितना है 2, 2 + 1 3, 3 स्क्वायर कितना होता है 9। 9 बच्चों इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 9 5 ज़ा 45। तो ये k की वैल्यू आ गई। और उन्होंने तो x की पूछी थी। ठीक है, अब k कैलकुलेट हो गया। अब देखो बेटा अगेन x इक्वल्स टू k टाइम्स y+1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखें हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। k कितना है, k 5 है, अभी कैलकुलेट किया। y इज नाउ 4, सो 4 + 1 5, 5 स्क्वायर इज 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 125 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आंसर आ गया बेटा, x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 19, ये देखो बेटा,
क्वेश्चन नंबर 19 में फ्रैक्शंस आ रही हैं और फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस आ रहा है। तो जब भी फ्रैक्शंस में प्लस माइनस आए तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ले लें, क्या होगा जी, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इधर नंबर के साथ, और 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। या अगर आप ऐसे कर लें, डिनोमिनेटर सेम कर लें बेटा, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसे 6 से मल्टीप्लाई और इसे 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है, अच्छा 12 भी बना सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट लग रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, कोई मसला नहीं। 4 3 12, 4 1 4, और ये 6x आएगा और ये 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू 5/3। सो बेटा ये 18x आ रहा है और ये कितना आ रहा है 8/24 इक्वल्स टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, ये इस तरफ मल्टीप्लाई और ये इस तरफ मल्टीप्लाई। सो 3 इंटू 18 कितना होगा, प्लस 3 इंटू 8 24, 24 इंटू 5 कितना होता है 120। बेटा 24 इधर आगे माइनस होगा तो 96 आ रहा है। सो 96 और 54 मल्टीप्लाई हो रहा था, 54 डिवाइड करेंगे तो ये लेंगे। आप 2 के टेबल में कैंसिल करते जाएं, आपको डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं है। कितना आता है 16/9 हमारा आंसर आ रहा है बेटा। सो x इक्वल्स टू 16/9। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द टेबल शोज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम ईच ऑफ 100 चिल्ड्रन स्पेंड रीडिंग इन 1 डे। ठीक है, आगे वो कह रहा है जी टाइम गिवन है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इंटरवल x0, x क्या है x to 30। अब सबसे पहले आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है बेटा, क्या आपके पास इस पोर्शन की, बेटा ये वाली x की वैल्यू निकाल ली, क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दी हुई है इस पोर्शन की, क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है इस पोर्शन की। तो क्या करें, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास। सो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल्स होती है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। अब देखो बच्चों, क्या मुझे मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, चेक करें जरा ऊपर, जी बिल्कुल है 32। सो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है बच्चों 1.6, फ्रीक्वेंसी है 32, क्लास विड्थ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो क्लास विड्थ को इधर ले आए और 1.6 को उस तरफ ले जाएं, तो ये आएगा क्लास विड्थ इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 1.6। तो बेटा कितना आता है 20 आ रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट क्लास है ना उसकी क्लास विड्थ 20 है। सो 30 अगर गिवन है यहां पे देखें तो दूसरी जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी होगी 10 होगी ना, क्योंकि 20 का इंटरवल आ रहा है। सो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों x की 10। सो x इक्वल्स टू 10, ये हमारा आंसर आ रहा है, ये 10 आ गया। यहां तक क्लियर है। अच्छा उसके बाद 20 वाली उसके दरमियान में ही होती है वैल्यू। हाँ टोटल जो विड्थ होती है दैट इज 20। कह रहा ऑन द ग्रिड ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा फॉर 100 चिल्ड्रन। अब हमने हिस्टोग्राम बनाना है बच्चों, ये हिस्टोग्राम नहीं ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है ना। सो अब सारी की सारी डेंसिटीज निकालनी पड़ेंगी। यहां देखो जरा, इस वाले पोर्शन में बेटा क्लास विड्थ कितनी है बताना जरा 5 की, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 15। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। सो फ्रीक्वेंसी है 15, क्लास विड्थ है 5, तो आंसर इज 3। इसी तरह यहां फ्रीक्वेंसी है बच्चों 30, क्लास विड्थ कितने की है 15 की, तो आंसर इज 2। तो लो बेटा जी, अब मैं ये सारी की सारी वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूं। कौन सी वाली वैल्यूज को, ये 1 2 3 एंड 4, और ये प्लॉट होंगी अगेंस्ट ये जो ऊपर इंटरवल्स दिए हुए हैं ये रहे, इनके अगेंस्ट। तो 10 से 30 है पहले वाला 1.6, 10 से 30 1.6। लो बच्चों जी 1.6 कहां बनेगा, क्या 1.6 यहां आ रहा है,
यही है ना। देखें 1.1, 1.2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 1.6 यहाँ पे बनता है बेटा। अब स्केल लेंगे और मैं यहाँ पे आपके सामने ये लाइंस बना रहा हूं। ये वर्टिकल लाइन, यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन, और ये लो बेटा जी, ये फर्स्ट बार बन गई हमारे पास। ठीक है, सेकंड पे आ जाए। सेकंड है 30 से 42.3। 30 से 42.3, बेटा 2.3 कहां पर है? 2.1, 2, 3, ये 2.3 बनता है। ठीक है जी, 30 से 40 कितना है? 2.3 है। तो अब देखें, इन्हें ज्वाइन करें, और यहां बेटा इस तरह से हम, ये रहा जी सेकंड बार आ गया। थर्ड वाला देखें, 40 से 45 है 3, 40 से 45, और बेटा 3 है। तो ये आपने, ये 45 यहां पे बन रहा था, और आपने जाना है 3 तक, ये देखो। और यहां भी 3 तक जाना है, और इसके बाद आप क्या करोगे, इस तरह से। ये ले बेटा जी, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाली क्या आती है हमारे पास? 45 से 60 पे 2 है, 45 से 60, 2 तक जाना है आपने। तो ये 45 से 60 पे आ गए। ठीक है, और जाना कहां तक है? 2 तक, ये 2 है। और यहां पर एक वर्टिकल लाइन लग जाएगी। ये ले लो बच्चों, ये आपके पास हिस्टोग्राम बन गया। डन। अच्छा आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एफ इनवर्स कैलकुलेट करके दिखाओ। इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है, आपने एफ एक्स गिवन है 1 + 3x/2। स्टेप नंबर 1 ये होता है कि बेटा आपने एफ एक्स को किसके इक्वल ऐड करना है? वाई के। ठीक है, सो एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। सेकेंड स्टेप, आपने एक्स को क्या करना है बच्चों? सब्जेक्ट बनाना है। अब एक्स को सब्जेक्ट बनाने लगा हूं मैं, तो 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये 2 को उधर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऐसा नहीं करना बच्चों। सो y-1 इक्वल्स टू 3x। हाँ, अब ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो सकता है। सो 2 को इस तरफ लेकर आए, मल्टीप्लाई कराएं, तो ये हो जाएगा 2y-2 इक्वल्स टू 3x। 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 से डिवाइड करवा दें, क्या एक सब्जेक्ट बन गया। थर्ड स्टेप ये होता है बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है, यहां जाके रिप्लेस कर देना है x को किससे? एफ इनवर्स ऑफ x से, और y को किससे करना है रिप्लेस? x से। सो जहां जहां y है वहां वहां पे आप x लगा देंगे, और जहां जहां x है वहां पर आपने क्या लगा देना है? एफ इनवर्स ऑफ x। तो लो बेटा, ये आपका एफ इनवर्स कैलकुलेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है सॉल्व gx इक्वल्स टू f(-4). तो बच्चों पहले आपको f(-4) निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसको gx के इक्वल पुट करेंगे। सो f(-4) कैलकुलेट करते हैं। f(x) कितना था? 1 + 3x/2। लो बेटा, अब आपने f(-4) फाइंड करना है, तो जहां जहां x नजर आ रहा है वहां -4 लगा दें। तो ये कितना आ रहा है? ये क्या -5 हो जाएगा? ठीक है, देखिए ना ये कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 3 को -2 से करेंगे -6, तो -6 + 1 कितना होगा? -5।
कह रहा है जी एक्स इसके इक्वल है। जी एक्स की वैल्यू कितनी थी? 2/1 माइनस एक्स। इट मींस 2/1 माइनस एक्स इक्वल है f ऑफ -4 के यानी -5। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 और ये -5 को 1 से करेंगे -5 और माइनस माइनस प्लस 5x। बेटा 5 इधर आके ऐड होगा 7 इक्वल्स टू 5x। तो 7/5 हमारी x की वैल्यू आ जानी है। ठीक है, सॉल्व का मतलब होता है बच्चों x की वैल्यू कैलकुलेट करना या जो भी वेरिएबल इक्वेशन में इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू निकाल। ठीक है, फ्रैक्शन में लिख दें कोई मसला नहीं, डेसिमल में ले जाए तब भी कोई मसला नहीं। क्वेश्चन 22 कह रहा है फैक्टराइज। बच्चों फैक्टराइज जब हम करेंगे तो यहां वो आइडेंटिटी लग रही है, a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, सो यहां नोट करें, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3p का होल स्क्वायर और माइनस ये क्या हो जाएगा q²। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर कितना 9p² और q का स्क्वायर कितना q²। ओ सॉरी, मैंने दोबारा वापस वही लिया है। अच्छा अच्छा यार, ये देखो, अब देखिए बेटा a² माइनस b² किसके इक्वल होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। 3p प्लस q और 3p माइनस q। ठीक है, एक दफा प्लस में वैल्यूज लिखनी है और एक दफा क्या करना है माइनस में लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब होता है एक्चुअली होता है कि आपने वैल्यूज को प्रोडक्ट की फॉर्म में लाना है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। सो नोट करें, क्या कुछ कॉमन आ रहा है फर्स्ट टू वैल्यूज में से? अगर हमें देखें फर्स्ट टू वैल्यूज में से क्या कॉमन आ रहा है c, तो इसका मतलब c को कॉमन ले लें। c कॉमन तो a माइनस 3b आ गया। और बच्चों यहां से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जब भी सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट में से नहीं, सेकंड वैल्यू में कुछ भी कॉमन ना हो बेटा, तो आपने 1 को एज अ कॉमन ले लेना। और जब बाहर 1 कॉमन आता है तो क्या साइन चेंज होते हैं या कुछ भी अंदर चेंज होगा? नहीं होगा। नोट कर लो ये बात कि बच्चों ये वाली जो ब्रैकेट्स है ना ये हमेशा सेम आनी चाहिए, अगर नहीं है तो इसका मतलब आपने मिस्टेक कर दिया। तो देखो ये जो ब्रैकेट्स सेम आ रही थी इनको आपने 1 टाइम लिखना है और बाकी जो कुछ बचेगा उसको आपने एक सेकंड ब्रैकेट में क्लोज करना है। ये फैक्टराइजेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 23, Adam and Ben buy tickets for the cinema and theater. Adam buy 5 tickets and 14 theater tickets. फोर थिएटर टिकट्स। ठीक है, सो 5 सिनेमा टिकट्स हैं और 4 थिएटर टिकट्स हैं। बेन ने 7 सिनेमा टिकट्स ली हैं एंड 9 थिएटर टिकट्स ली हैं। तो देखो बेटा, हम एडम को पहले लिख रहे हैं। एडम ने सिनेमा टिकट्स कितनी ली हैं? 5। ठीक है, देखो बेटा ये एडम की लाइन है और ये सिनेमा की लाइन है। सो जो कुछ भी यहां पर आएगा वो हमारे पास क्या होगा? सिनेमा की टिकट्स होंगी और किसने परचेज की होंगी? एडम। अच्छा, इसके बाद 4, सो 5 आ गया। अब इसी एडम ने 4 टिकट्स कौन सी ली हैं? थिएटर टिकट्स। तो चेक करें थिएटर टिकट्स कहां पर आएंगी? एडम की इस जगह पे आएंगी ना। सो थिएटर टिकट्स कितनी है? 4। और सिनेमा टिकट्स कितनी है? ये 7 और ये है 9। तो बच्चों ये हमारे पास एक्स का आंसर आ गया। कह रहा है सिनेमा टिकट्स कॉस्ट $11 और थिएटर टिकट्स की कॉस्ट कितनी है? $30। द मैट्रिक्स y रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन। कह रहा है p इक्वल्स टू एक्स वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सो इट मींस वो हमें कहना चाह रहा है कि आपने x और y को क्या करवाना है? मल्टीप्लाई करना। सो x की वैल्यू अभी मैंने ऊपर फाइंड की थी 7 4 7 सॉरी 5 4 7 9 5 4 7 9 और y की वैल्यू बच्चों उसने गिवन दे दी 11 और 30 है। जी बिल्कुल। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं मैंने आपको कहा था आपने एरोज लगा लेने हैं इस तरह से। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में आपने हॉरिजॉन्टली एरोज लगाने हैं और सेकंड वाले में वर्टिकली।
रूल क्या याद रखना है कि बेटा ये टेल होती है, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करवा देना है, और ये हेड होता है, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करवाया करना। ठीक है, सो क्या करेंगे देखिए जरा, 5 इंटू 11 और 4 इंटू 30, और सेंटर में हमेशा कौन सा साइन आएगा, प्लस का। सिमिलरली देखो नीचे टेल है और ये हेड है, सो टेल को टेल से करवाएं, 7 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 30। ठीक है, अच्छा क्या बनेगा, 55 प्लस 120, 77 प्लस 270। तो बेटा ये 175 आ गया और ये 327 आ गया, ये हमारी पी की वैल्यू है। अभी ये 27 कह रहा था, लो बेटा जी 347 आ गया। क्लियर? एक्सप्लेन व्हाट द एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स पी रिप्रेजेंट्स। टोटल कॉस्ट ऑफ एडम फॉर बोथ द टिकट्स, सिनेमास की और वो भी, और टोटल कॉस्ट जो है वो, ठीक है, P represents the total cost for cinema and theater। ठीक हो गया, और इसके अलावा तो कुछ नहीं था। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन 24 कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चों एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी एक्स की वैल्यू? देखो बच्चों ये देखें, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 50। ठीक है, अगर दोनों साइड्स पे सेम आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है और सिंगल सिंगल वैल्यू है, तो आप कैंसिल कर सकते हैं कि साइन से साइन कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 50। ठीक है, बट अगर आप नोट करें जो रेंज उसने आपको दी है, उसने आपसे पूछा है ऑब्ट्यूज एंगल, अक्यूट एंगल नहीं पूछा। मैंने जो आंसर निकाला है दैट इज अक्यूट एंगल। ठीक है, जब भी आपको बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए हो, ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए, तो आपने क्या करना है, 180 में से अक्यूट एंगल को माइनस कर देना है, तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। सो कितना आ रहा है, 130। ठीक है, इसको कह रहा है सिंप्लीफाई करें। बच्चों न्यूमरेटर में वही वाला फॉर्मूला, पहले तो हमें सिंप्लीफाई जब करना है ना, तो देखना आपने कोई फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही। हाँ फैक्टराइजेशन हो रही है, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 4, डिनोमिनेटर में बच्चों मैं मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूं। मिड टर्म ब्रेक का मैंने मेथड बताया था, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू आपने बच्चों एज इट इज लिख देनी है, सेंटर वाली वैल्यू को ब्रेक करें। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4x प्लस 3x? अब ये ब्रेक इस तरह से करना होता है कि प्लस माइनस करने से वापस ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने से वो आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है। ठीक है, सो देखो 4 में से 3 माइनस करो तो माइनस एक्स आ रहा है, और 4 3 जा 12 आ रहा है, तो इसका मतलब फैक्टर ठीक बन रहे हैं। अब न्यूमरेटर तो ऐसे ही आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4, डिनोमिनेटर बच्चों फर्स्ट टू वैल्यूज में से, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सो x माइनस 4, और प्लस 3 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4। सो न्यूमरेटर में आ रहा है x इंटू एक्स माइनस 4, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है x माइनस 4 और x प्लस 3। जो न्यूमरेटर है उसमें हम वो 4x का होल स्क्वायर नहीं ले सकते, x स्क्वायर प्लस माइनस कट हो जाएंगे इसमें वो न्यूमरेटर में ऊपर होल स्क्वायर नहीं ना बेटा, वो आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab अगर आ भी गया तो बी स्क्वायर भी तो चाहिए ना होल स्क्वायर के लिए। आइडेंटिटी में ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर होता है। तो जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया उसमें 4x स्क्वायर नहीं है ना। ठीक है, वो 4 तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन x के ऊपर स्क्वायर नहीं। तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे x माइनस ये कैंसिल हो गया, सो क्या आंसर आ रहा है,
x ओवर x प्लस 3, ये बेटा आंसर है। एक क्वेश्चन ये रह गया, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। वो कह रहा है OAC इज अ ट्राइंगल एंड B इज अ पॉइंट ऑन OAC। देखो उसने B पॉइंट डायग्राम में दिया हुआ है, कह रहा है AB रेशियो BC जो है वो 3:2 है, विच मीन्स कि ये 3 है और ये 2 है। ठीक है, OA जो है वो A है, OB जो है वो B है। कह रहा है फॉर OC इन टर्म्स ऑफ A एंड B गिविंग योर आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्या चाहिए? OC चाहिए बेटा। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले AB फाइंड करने वाला हूं, AB फाइंड करने वाला हूं। ठीक है, AB कैसे निकलेगा, नोट करो, OA प्लस AB इक्वल्स टू OB। ठीक है, OA प्लस AB इक्वल्स टू OB। देखो ना, हेड टू टेल रूल के थ्रू एडिशन होती है ना। सो OA प्लस AB इक्वल्स टू OB। बट बेटा मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी? AB की वैल्यू चाहिए ना। अब बिफोर द टाइम बीइंग AB कैलकुलेट करना ना। सो OB माइनस OA हो जाएगा। अब बताओ OB कितना है? B है। OA कितना है? A है। तो B माइनस A आ गया AB का आंसर। ठीक है जी, AB कैलकुलेट हो गया बच्चों। अब दूसरे नंबर पे मुझे कैलकुलेट करना था OC। बच्चों हमें कैलकुलेट करना है ये वाला OC। ये तब आएगा जब आपके पास ये BC वैल्यू आ जाएगी। अब वो फाइंड करेंगे सबसे पहले। सो वो कैसे फाइंड करें? मेरे पास टोटल दिया है, अब मेरे पास AB आ गया है। देखो बेटा AB की वैल्यू आ गई है, अब मैं टोटल निकालने लगा हूं। AB कैसे निकलता है? क्या AB इक्वल है, यहां लिख रहा हूं, AB इक्वल है, एक AB की रेशो कितनी है? 3, सम ऑफ रेशो कितनी है? 5 और AC के। ठीक है, क्या ये 3/5 ऑफ AC है? अब देखिए बच्चों, AB की वैल्यू तो मेरे पास है B माइनस A, उस तरफ ये 3/5 था, इधर आगे 5/3 हो गया। क्या ये AC कैलकुलेट हो गया? ठीक है, अच्छा अगर AC कैलकुलेट हो गया तो यहां से भी आ सकता है, चेक करें, ये AC OA और यहां से मैं OC की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, ये वाला OA प्लस AC इक्वल्स टू OC। OA प्लस AC इक्वल्स टू OC। ठीक है बेटा, तो A प्लस 5/3 B माइनस A प्लस 5/3 B माइनस A। लो बेटा जी, ये हमारे पास OC की वैल्यू आ गई। डन हो गया। मैं बता देता हूं, D इज द पॉइंट ऑन OC, ये पहले देख लो, सच दैट OD की वैल्यू ये है आपके पास, शो दैट ये ट्रेपीजियम है। जी बेटा एक मिनट, D इज द पॉइंट ऑन OC। D कहां पर पॉइंट है बच्चों? OC पे है। सो OC पे पॉइंट D ले रहा हूं, देखना जरा, OC पे ये पॉइंट आ गया D बेटा। अच्छा, फिर कह रहा है सच दैट OD जो है वो B माइनस 2/5 है। OD जो है वो B माइनस 2/5 है। ठीक है जी, OD आ गया। कह रहा प्रूव करें OABD, OABD ये कह रहा है ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो अब हमें बच्चों सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? BD निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये जो BD है, ये वाला BD, ये देखो, आप BD कैसे निकालोगे बच्चों? सबसे पहले
ओ ए ओ बी प्लस बी डी इक्वल्स टू ओ डी। ओ डी भी है, ये भी है, इन दोनों को ये हेड टू टेल रूल लगा के यहां से बी डी आ जाएगा। अगर ये बी डी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से ओ ए बनता है, या ओ ए को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से बी डी बनता है, दैट मीन्स बोथ ऑफ दीज आर पैरेलल। वो पैरेलल की कंडीशन सिखाई थी ना कि ए बी इक्वल्स टू के टाइम्स सी डी। तो किसी भी एक वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करने से दूसरा वेक्टर आ रहा है, दैट मीन्स बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल। तो ये आपने ट्राई कर, ये कर लेना, ठीक है। और ये पेपर हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। चलो बच्चों।